जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें हैं राजस्थान इतिहास की और पीछे अपने 2-3 क्लासें कर चुके हैं। सबसे पहले अपने राजस्थान इतिहास की बात की थी, सबसे पहले इतिहास की बात, फिर राजस्थान इतिहास की बात, और राजस्थान इतिहास में अपने बात करें अभी मेवाड़ की। ठीक है, तो मेवाड़ में सबसे पहले अपने वंशावली कर रहे थे। पहली वीडियो के अंदर वंशावली की थी और उसके अंदर अपने गुहिल के बारे में, राजा गुहिलादित्य, जिनको इस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष माना जाता है, उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद में अपने शिलादित्य राजा के बारे में भी कुछ, हालांकि सभी राजा इनके बीच में कुछ बहुत सारे राजा हुए हैं, 3-4-5 राजा हुए हैं, लेकिन एक मुख्य राजा जिसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत कुछ लिखित सामग्री मिलती है या फिर कुछ लिखित रूप में अपने पास प्रमाण है, अपने उसी के बारे में बात की है। तो इसके बारे में अपने, इसके बाद में अपने क्या बात, आज बात करते हैं राजा गुहिल के बारे में, बप्पा रावल की। ठीक है, बप्पा रावल, जिसको क्या कहा जाता था, काल भोज इनका नाम था, और इनको कहा क्या जाता था, इनकी उपाधि क्या थी, बप्पा रावल की। बप्पा रावल की उपाधि से क्या मतलब है इनका, ये बप्पा रावल की उपाधि एक्चुअल में इनके बचपन से जुड़ी हुई नहीं है। बप्पा का मतलब है ये इनके काफी कुछ वर्षों तक शासन करने के बाद में जुड़ा हुआ इनके साथ में नाम है, यानी कि बप्पा एक उपाधि है जिसमें बप्पा का मतलब क्या है, बापा। ठीक है, और या फिर बापू। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी के लिए अपने बापू यूज करते ना आज भी। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है कि बप्पा जो है, बापा का ही अपभ्रंश या बापू का ही अपभ्रंश रूप है, यानी कि काट पीटी के बाद में बप्पा बन गया। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा वाला है, मेवाड़ की जो बात करते हैं अपने, मेवाड़ जो है वो गुजरात के टच वाला एरिया। ठीक है ना, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र ये वाला। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या है, ये गुजरात से लगता क्षेत्र है, प्रतापगढ़ वगैरह, चित्तौड़गढ़, ये सारा का सारा, उदयपुर, ये सारा इस गुजरात के क्षेत्र से लगता है। ठीक है ना, तो गुजरात में जब भी कोई पुरुष बड़ा हो जाता है या फिर किसी भी ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बापू बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाने लगा, बप्पा बोला जाने लगा। और रावल जो है, रावल, ये जो मेवाड़ के शासक, सभी जो शासक है, मेवाड़ के सभी जो शासक है, उनके पीछे रावल या फिर राणा, ये तो चीजें लगती ही थी, तो इनको क्या बोला जाने लग गया, बप्पा रावल। इस प्रकार से ये नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, काल भोज, अब इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं, है ना, बप्पा रावल। तो एक रणकपुर प्रशस्ति का ना, चलो मैं पहले आपको प्रशस्तियां ही बता देता हूँ। प्रशस्ति का मतलब कोई भी राजा का जो राजलेख लिखवाया जाता है, जिसमें राजा क्या करता है कि अपने पूर्वजों के बारे में इतिहास लिखवाता है, वैसी प्रशस्तियां। तो या फिर इसके अलावा भी कुछ मंदिर पर जो लेख लिखे जाते हैं या फिर पत्थर पर जो लिखे जाते हैं, इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनको प्रशस्ति या शिलालेख बोला जाता है ना, या अभिलेख भी बोला जाता है। तो रणकपुर प्रशस्ति एक ऐसी प्रशस्ति है, एक इकलौती प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है ना, काफी बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। रणकपुर प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, रणकपुर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो काल भोज और बप्पा रावल है ना, ये अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, काल भोज और जो बप्पा रावल व्यक्ति है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक्चुअल के अंदर इतिहासकार मानते हैं कि ये जो रणकपुर प्रशस्ति में लिखी गई बात है ये गलत है, क्योंकि काल भोज और बप्पा रावल के इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि ये जो काल भोज और बप्पा रावल है ये एक ही व्यक्ति है। तो इस बात को आप याद रख लेना, सिर्फ इतनी सी को, कि रणकपुर प्रशस्ति में क्या लिखा, काल भोज व बप्पा रावल को अलग व्यक्ति बताया गया है, बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और कौन सी प्रशस्ति है जिसमें इनके बारे में, यानी काल भोज और बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है, तो एक आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग में लिखवाई गई थी, आगे अपने पढ़ेंगे, राणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, ये मैं क्या लिखा रहा हूँ कि इसमें काल भोज और इनका वर्णन मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक आ गई वैद्यनाथ प्रशस्ति। ठीक है, अब ये वैद्यनाथ प्रशस्ति वाली कहानी क्या है, वैद्यनाथ प्रशस्ति किसने लिखवाई थी, कब लिखवाई गई थी, ये सब कहानियां अपने पढ़ेंगे जब अपने प्रशस्ति वगैरह, अभिलेख वगैरह इनको पढ़ेंगे, सिक्के पढ़ेंगे, तब इनके साथ में इन सभी प्रशस्तियों को अलग से पढ़ेंगे। तो उसमें मैं बता दूंगा कि
इसमें स्पेशली किस बारे में लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है। तो वैद्यनाथ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, वैद्यनाथ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इनके गुरु हुए हैं एक हारित ऋषि। ठीक है, वैद्यनाथ प्रशस्ति में भी इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इनके गुरु थे, गुरु कौन थे, काल भोज के गुरु, गुरु थे इनके हारित ऋषि। ठीक है, हारित ऋषि ने वास्तव में इनको मेवाड़ का शासन दिया था। ठीक है ना, पहले क्या था, काल भोज और बप्पा रावल से पहले जो इनका शासन रहा है वो मेवाड़ पर एक्चुअल में नहीं था। ठीक है ना, वो एक क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन बाद में जब काल भोज या बप्पा रावल आए तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि बचपन में ये गायें चराया करते थे। ठीक है, काल भोज तो गायें चराते थे, तो इनकी एक गाय थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, जब इसको ये खुला छोड़ देते थे, चराने के लिए ले जाते थे, उस दिन शाम को वो कभी दूध नहीं देती थी, शाम को कभी उसने दूध नहीं दिया जब तक उसको चरा के लेके आते थे। और जैसे ही गाय को बांध देते थे, घर पे चराते थे तो वो दूध देती थी, मतलब बहुत अच्छी गाय थी एक। तो इनको लगा कि यार कहाँ जाती होगी ये गाय, है ना, कोई दूध तो नहीं निकाल रहा है। तो इसलिए क्या किया, इन्होंने एक दिन गाय को छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चल दिए। तो चलते चलते एक जगह आई, कोई विशेष जगह थी ऐसे ही, जहाँ पर क्या था, वो गाय रुक जाती थी और रुकते ही उसके थन में से अपने आप दूध निकलने लग जाता। ठीक है, बाद में उस जगह की इनको ये पता चल गया कि ये सिस्टम है, ये कहानी है, तो इन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई। तो वहाँ से एकलिंग जी की एक पत्थर की मूर्ति निकली, यानी एकलिंग जी शिवलिंग को बोलते हैं ना, तो वो निकली। तो इन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पर ये नतमस्तक हो गए। पता चला कि वहाँ पर ही हारित ऋषि का एक पास में ही उनका आश्रम बना हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या किया कि हारित ऋषि के साथ में जुड़ गए, मतलब हारित ऋषि के साथ में मिलना ऐसा इनका ऐसे हुआ। और उसके बाद में हारित ऋषि के बहुत ही अच्छे शिष्य बन गए, उन्हीं के साथ में रहते थे, उन्हीं के साथ में खाना खाते, उन्हीं के साथ में, कहते हैं गाय भी उनकी यही चराते थे हारित ऋषि की। हालांकि ये बात सच है झूठी है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऋषि को गायों से क्या लेना देना, आप ये भी अंदाजा लगाएंगे, है ना। तो पर कहानियाँ हैं, ठीक है, कि हारित ऋषि की गायें चराते थे। तो इस प्रकार से उसके बाद में जब हारित ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने, हारित ऋषि के ने गुरु इनसे बोला, क्या बप्पा रावल जी से, तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रुक जाओ यहाँ यहीं पर। ठीक है, तो फिर उन्होंने, इनके गुरु जो थे हारित ऋषि, उन्होंने बोला कि मैं तो देखो जाने, हर एक व्यक्ति की प्रयासता सीमा होती है, प्रत्याशता सीमा होती है, मुझे तो जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि वो जो एकलिंग जी की मूर्ति थी वहाँ पर इनके लिए एक मंदिर बनवा दिया। और साथ ही में एक चीज़ इनके साथ में बहुत अच्छी जुड़ी हुई है, कहा जाता है कि एकलिंग जी की मूर्ति मंदिर बनवाने से पहले हारित ऋषि ने क्या किया था कि काल भोज को शिव शंकर के दर्शन करवाए थे। ऐसी एक और इसके बारे में बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं, मेवाड़ की आप चित्राकृति देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कला और संस्कृति के अंदर इनके चित्र मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके अंदर क्या है कि बप्पा रावल को ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और उनको क्या है कि हारित ऋषि ने शिव शंकर के दर्शन करवाए थे, वो पालकी लेकर जा रहे हैं, ऐसी कुछ एक चित्र भी बना हुआ है, इनकी पूरी पेंटिंग बना रखी है इन्होंने। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, शिव शंकर के दर्शन करवा दिए इनको। और शिव शंकर ने इनको कहा था, वरदान दिया था कि ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है इस पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा राज कायम हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक भी देखा जाए तो इनके ऊपर मेवाड़ के जो क्षेत्र है, उदयपुर का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ है, इस पर हमेशा के लिए वैसे तो हो ही गया, क्योंकि उस पर सिसोदिया यानी कि वो वंशी तब से राज कर रहा है आज तक। ठीक है, गुहिल वंश का ही शासन चलता आ रहा है। ठीक है, 6ठी 7वीं शताब्दी से लेकर 734 713-14 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक्चुअल के अंदर जन्म इनका कब हुआ था, 713 या 14 ईस्वी के अंदर, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बता रखा है। क्योंकि 734 ईस्वी की जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, वैद्यनाथ प्रशस्ति वाली, हारित ऋषि वाली, शिव जी के दर्शन वाली बात, ये माना जा रहा है कि 734 ईस्वी की बात है। क्योंकि एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है उसी स्थान पर क्या किया था, शिव जी ने जब इनको वरदान दे दिया तब इन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक मंदिर बनवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैं अपने शासन की नींव रख दूंगा। तो ये तो इनकी एक गुरु के साथ में जुड़ी हुई कुछ कहानियां थी। तो गुरु इनके हारित ऋषि थे। सबसे बड़ी बात यह है, वैद्यनाथ जी प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इनके गुरु हारित ऋषि थे, और वैद्यनाथ प्रशस्ति में ही ये लिखा हुआ है कि इनको हारित ऋषि के द्वारा ही शिवशंकर के दर्शन करवाए गए। और वहां से इनको क्या है कि एक राज्य प्राप्ति का जो उल्लेख है ना, राज्य प्राप्ति का उल्लेख वैद्यनाथ प्रशस्ति में क्या मिलता है, राज्य प्राप्ति का उल्लेख।
राज्य प्राप्ति का जो उल्लेख है ना वो हरित ऋषि के द्वारा दिलवाया गया था। हरित ऋषि की इनमें पूरी सहायता की थी कालभोज की, ऐसा कुछ इस वैद्यनाथ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने प्रशस्ति भी इसके साथ में लिखवा दी है। बाकी इनके गुरु, मेन बात अपने को पॉइंट रखने वाली याद यही है, कई बार प्रश्न पूछ ले कि गुरु कौन थे इनके, तो कालभोज के गुरु थे हरित ऋषि। ठीक है, बाकी सब तो कहानियां हैं, ना ही तो क्वेश्चन आता है उनमें से, ना ही आया है कोई, लेकिन फिर भी अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि चलो ठीक है, यहाँ तक सारा सिस्टम चल रहा है। अब शासक अगर शासन में घुस जाएगा, कोई भी राजा हो चाहे कोई भी नॉर्मल आदमी होगा, तो शासन का सिस्टम इतना आसान नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र का शासन चलाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये इनको क्या किया गया, राज्य मिल गया, तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया। ठीक है, वहां पर मैं लिख देता हूं ये बात, इन्होंने क्या किया, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग यानी कि शिव शंकर अपने, ठीक है ना, उन्हीं के शिवलिंग को ही क्या बोला गया है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। कहाँ पर था, उदयपुर के जो उत्तर में एक गांव पड़ता है, उदयपुर के उत्तर में एक गांव पड़ता है, उत्तर में एक गांव, कौन सा गांव, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी गांव के अंदर आज भी है वर्तमान में मंदिर। कैलाशपुरी गांव में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाशपुरी गांव में मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कालभोजिया बप्पा रावल ने करवाया था। अच्छा, इसके साथ में इसके पीछे एक और मंदिर बनवाया था, एक इसके पीछे ही आदि वराह का मंदिर बनवाया, आदि वराह का मंदिर। अब ये आदि वराह आप सोचोगे ना कौन है, आदि वराह हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ था, उसको उसने क्या किया था, उसको एक वरदान दे दिया था शिव जी ने, इसी कारण उसने क्या किया था, पूरे के पूरे जो धरती है, कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरी की पूरी धरती उठा करके उस समुद्र के अंदर फेंक दी, यानी कि समुद्र में अंदर ले गया उसको। तो उसके बाद में क्या किया था, भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था आदि वराह के नाम से, उसमें देवीय शक्तियां जो थी, वो जो शक्तियां थी वो माता लक्ष्मी जी की थी, यानी कि पार्वती माता की मान लीजिए आप। तो वहां से उन्होंने क्या किया था कि उस हिरण्यकश्यप को मतलब मार डाला था और वहां से धरती को समुद्र में से बाहर निकाला था। वो जो थे वो थे आदि वराह, ठीक है ना। तो आदि वराह का जो अवतार था भगवान विष्णु का अवतार था, एक्चुअल में लिख देता हूं मैं, भगवान विष्णु का अवतार, विष्णु अवतार। तो उनका जो मंदिर बना हुआ है वो भी वर्तमान में है, एकलिंग जी नाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी गांव के अंदर, उसके पीछे वाली साइड में, इस एकलिंग जी के मंदिर के पीछे की साइड में ये आदि वराह का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो मंदिर हो गए। सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है कि इन्होंने बनवाया था, ठीक है ना। किसने, कालभोजिया बप्पा रावल ने। इसके अलावा एक बार मैं इतना साफ कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट आगे की कहानी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना, आसानी से कोई इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। हर एक पॉइंट इसका याद रखने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से ही आते हैं, कालभोजिया बप्पा रावल से, मेवाड़ के अंदर। इसके बाद में प्रश्न आते हैं वो राणा लाखा के बाद, मतलब एक दो प्रश्न बीच में बनते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। रावल रतन सिंह से, जिनके साथ में पद्मिनी की कहानी जुड़ी हुई है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद में महाराणा राणा लाखा से, फिर राणा कुंभा, ठीक है, उसके बाद में राणा सांगा, और उनके बाद में जैसे कि अलग अलग राजा है, इनसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे राणा कुंभा है, वो संस्कृति, कला और संस्कृति के अंदर उनका बहुत सारा योगदान दिया हुआ है, तो उनका उस टाइप से कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब महाराणा प्रताप है, तो वो महाराणा प्रताप, उनका जो रहा हुआ, महाराणा सांगा जिनका रहा हुआ है, इनका क्या रहा हुआ है, इनके साथ में इनके बाबर का और अकबर के साथ में इनके जो युद्ध रहे हुए हैं, तो युद्ध मतलब कि विजय अभियान से इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग राजा से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और बप्पा रावल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका मतलब इतिहास में क्या रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, एक्चुअल के अंदर जो वास्तव में गुहिल वंश के जो वास्तव में संस्थापक माने जाते हैं वो कालभोज माने जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे या मुख्य संस्थापक कौन थे, तो वो क्या पूछा जाता है, कौन थे, कालभोज थे, ठीक है ना। क्यों थे, क्योंकि इन्होंने अपना एक अलग से खुद का एक मतलब वो शासन स्थापित करने में, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए
ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब इतनी सारी चीजें लिखवाने के बाद में मैंने ये चीज क्यों लिखवाई है, क्योंकि इन्होंने जो स्थापना है वो बाद में ही की थी। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि भाई वो इतनी सारी कहानियां होने के बाद में इनको बोला गया था कि मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। अरे लेकिन अधिकार हो तो जाएगा, लेकिन उस टाइम की स्थिति क्या रही होगी शासन करने की? उस टाइम की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि इधर से हो रहे थे अरबों के आक्रमण, पूरे भारत के ऊपर ही क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, और जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था ना, ये वाला मेवाड़ है, राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर था चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया एक्चुअल में किसने बनवाया है? मौर्यों ने बनवाया हुआ है। किसने बनवाया है? मौर्यों ने बनवाया, मौर्यों द्वारा निर्मित, मौर्यों द्वारा निर्मित है ये दुर्ग। ठीक है, मौर्यों में अब इनके समकालीन मौर्य कौन थे यहाँ पर, ऐसा भी वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रशस्तियाँ ऐसी मिली हुई है, कुछ अभिलेख मिले हुए हैं, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो कालभोज और बप्पा रावल है ये जो है मौर्य वंश के समकालीन थे, मतलब मान मौर्य के द्वारा, मान मौर्य के समकालीन थे। मान मौर्य, मौर्य या मोरी, कई जगह पर इनको मोरी लिखा हुआ। ठीक है ना, मान मौर्य के समकालीन थे। कैसे थे? अब ये बात मैं आपको बताता हूँ। कालभोज और बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल बाद में नाम पड़ा, पहले थे कालभोज। एक्चुअल के अंदर क्या हुआ था कि ये इस क्षेत्र में रहा करते थे और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था वो था यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने जैसे ही उन्होंने एकलिंग जी ने और इनके मंदिर के निर्माण के बाद में उन्होंने क्या किया कि अपनी नागदा अपनी राजधानी बना ली। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले नागदा राजधानी बनाई। ठीक है, नागदा अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में क्या किया इन्होंने? मौर्य ये जो थे अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया उसकी स्थिति देखिए आप। जैसे कि अरबों के आक्रमण में मैं बता रहा हूँ, भारत में इस साइड से अरबों के आक्रमण हो रहे थे, और उन्होंने क्या किया था कि ये मौर्य जो शासनकाल था, मौर्य का जो शासक थे, इनकी स्थिति एकदम जर्जर कर दी थी। इनके पर डे इनके आक्रमण हो रहे थे, हर दिन इनके आक्रमण होते थे। ठीक है, जो अफगानी लोग थे इनके हर दिन आक्रमण होते थे। तो इसी कारण से क्या किया, ये तो वैसे ही कमजोर हो चुके थे, तो इससे क्या किया इन्होंने, इसका फायदा उठाया कालभोज ने और मान मौर्य को मार डाला, और या क्या कर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उसी समय प्रतिहार शासक जो थे नागभट्ट प्रथम, उनके जो आक्रमण है वो क्या है कि उन शासकों के, सिंध के जो शासक थे इनके खिलाफ चल रहे थे एकदम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नागभट्ट प्रथम की सहायता की। किसने? कालभोज ने। कालभोज ने नागभट्ट प्रथम की सहायता की, और इससे इनको क्या हुआ कि अफगानियों से इनको बहुत ही राहत मिली। किसको? इस मेवाड़ वाले पूरे के पूरे क्षेत्र को। ठीक है, और इसके साथ में प्रतिहार शासक और राजस्थान और भारत के जितने भी शासक थे उन सब पर एक्चुअल में वो अफगानियों के शासन हो रहे थे। तो अगर ये सहायता करेंगे किसकी? नागभट्ट प्रथम की, तो ये तो अपने राजपूत ही थे। राजपूत की सहायता करना तो कोई बुरी बात, मतलब है बुरी बात तो है नहीं, लेकिन वो कौन थे? मुस्लिम लोग थे, अफगानी लोग थे, विदेशी लोग थे। तो उनके साथ में इन्होंने क्या किया था, इनका साथ दिया। कालभोज ने नागभट्ट प्रथम का साथ दिया, और भी कुछ शासक थे उनका साथ दिया, जिससे क्या हुआ कि उनको यहाँ से निकाल दिया। और कहा जाता है कि इतना इन्हें निकाला ही नहीं था, बल्कि वहाँ उनके पीछे पीछे तक चले गए थे। सिंध वाले क्षेत्र तो इन्होंने पूरा का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, और अफगान तक चले गए थे। वहाँ पर जाकर के जो बलूचिस्तान, वर्तमान जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर जाकर के उस क्षेत्र में अपने भतीजे को कहा जाता है कि वहाँ का शासक बना दिया था, और वहाँ से पूरे के पूरे उनको मतलब खदेड़ दिया था। और इतने तक लिखा हुआ है कि इनकी लगभग 100 रानियाँ थी, उसमें से 35-33 रानियाँ तो जो थी मुस्लिम शासकों की पुत्रियाँ थी। उन्होंने अपनी मतलब की जान बचाने के लिए छोड़ दिया, जान बचाने के लिए अपनी पुत्रियाँ जो थी वो इनको दे दी कालभोज को। ठीक है ना, तो 100 रानियों में से करीबन 35 रानियां तो उनकी रही है। ठीक है, मुस्लिम शासकों की पुत्रियां रही हुई हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति रही है कालभोज। उसका मतलब इनका जो पूरा पराक्रम का जो रहा है वो क्या है कि इस अफगानों के साथ में युद्ध के बाद में ही इनका मतलब इतना वर्चस्व मिला था, उसी के बाद में ही इनको बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका एक विजय अभियान रहा है। ठीक है, और यहीं से इन्होंने क्या किया था कि एक्चुअल में अंदर पहले इन्होंने क्या किया था, इस हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही मेवाड़ पर, जो मेवाड़ के जो अधिकार, जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया था, और मौर्यों के द्वारा बनाया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उस पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इस बात को भी अपने अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ना।
अब इनके बारे में अपने कुछ विजय अभियान की इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। विजय अभियान, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इनका विजय अभियान कौन सा रहा है, सबसे पहले तो रहा है इनका मान मौर्य के खिलाफ, ठीक है। मान मौर्य या फिर मौर्य भी लिखा होता है, कहीं अपने मौर्य लिख लेते हैं। मान मौर्य वर्सेस कौन थे अपने, बप्पा रावल या फिर काल भोज, ठीक है। विजयी रहे, ये विजयी रहे, ठीक है। और क्या किया था, 20 वर्ष की आयु में, लिख लेना आप हर बात को, ठीक है ना। 20 वर्ष की आयु में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब कि करीबन 734 ईस्वी की बात है। और 734 ईस्वी के बाद में 734 ईस्वी के लगभग ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ऐसी कुछ लिखा हुआ है कि मतलब कि 734 ईस्वी के लगभग 20 वर्ष की आयु में, 713-14 में मैंने दिखाया था इनका जन्म माना जाता है। तो 34 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला विजय अभियान मान मौर्य के खिलाफ था, बप्पा रावल का, इसमें भी विजय रहे थे। इनकी हार हुई थी मान मौर्य की और इनको मार डाला था एक्चुअल में इन्होंने, ठीक है। और 20 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ में ही तो था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया किसने था, मौर्यों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद में सिंध प्रांत के जैसे सिंध प्रांत, ये विजय अभियान पहला है, ठीक है ना। सिंध प्रांत के मोहम्मद बिन कासिम को ठीक है। और एक शासक था गजनी का, जिसे जो बलूचिस्तान के जो वर्तमान में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है ना, वहाँ का जो पाकिस्तान के साथ में लगता क्षेत्र है, तो गजनी के सलीम को हराया। और यहाँ पर ही क्या किया था, अपने भतीजे को वहाँ का शासक बना दिया था, हराया, ठीक है। और करीबन 97 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और पहले तो इन्होंने क्या किया था, 40 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना राजगृह त्याग कर दिया था, राज छोड़ दिया था, और क्या कर दिया था, अपने पुत्र को वहाँ का शासक बना दिया था। और फिर इन्होंने शिव शंकर की पूजा में विलीन हो गए और करीबन 30 से 40 साल तक तो ये क्या किया, शिव की जी की पूजा में विलीन रहे थे। उसके बाद में इनका देहांत होगा 97 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये हो गई अपने बप्पा रावल काल भोज की कहानी, ठीक है। बाकी की बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो ये भी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बाकी अपने बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है।